उन्हें मोदी सर कहते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जाहिर है अगर हो सकता है ये लोग यहाँ पर इतने संख्या में नहीं जुटे होते तो काफिला तेजी से तेज रफ्तार से आगे बढ़ता, लेकिन जाहिर है प्रधानमंत्री सबको एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ग्राउंड में बैठने के लिए जगह नहीं मिली। कई लोगों को यही वजह थी कि लोग एयरपोर्ट से ही प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो काफिला है कुछ ही मिनट में, कुछ ही वक्त में अब रेलवे ग्राउंड पहुंचेगा, जहां पर कई युवक जो है अनोखे अंदाज में उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमेशा युवकों के साथ सीधे संपर्क करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं। ये तमाम चीजें जो है यहाँ युवकों को उनके करीब लाता है। और जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री हर अपने संबोधन में युवकों की जनसंख्या को देश का सामर्थ्य बताते हैं। तो ऐसे में जाहिर है उनका जो ये स्वागत हो रहा है इससे प्रधानमंत्री एक्नॉलेज जरूर करेंगे और प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है। तो आज स्वामी विवेकानंदा की जो जयंती है, इस मौके पर कई युवक, जाहिर है स्वामी विवेकानंदा के जो बोल हैं, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल, ये जो उनके जो बोल हैं, हर कोई बचपन में ये बोल सुनकर बड़ा हुआ है। तो हर एक के मन में यही चल रहा है कि आज स्वामी विवेकानंदा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे युवकों के साथ संपर्क में रहेंगे और सीधे उनका संबोधन सुनने के लिए यहाँ पर युवक जुटे हुए हैं। तो जब प्रधानमंत्री रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी उनका स्वागत एक खास अंदाज में होगा। उन्हें हुबली के बेंगेरे गांव में जो तिरंगा बनता है, तिरंगा एक फ्रेम किया गया तिरंगा उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ही गांव है जो भारत में जो यहाँ पर ऑफिशियल फ्लैग कोड के तहत खादी का तिरंगा बनता है और ये देश के कोने कोने में तिरंगा लहराता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री का स्वागत इस तिरंगे उन्हें सौंपा जाएगा ये तिरंगा। और इसके अलावा इलायची से बना जो है एक टर्बन उन्हें दिया जाएगा, एक पेठा उन्हें दिया जाएगा। और ये खास है क्योंकि हुबली के लोग अपनी कल्चर, अपनी जो यहाँ की संस्कृति है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पहुंचेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, भीड़ यानी जो काफिला जो है प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है, तो भीड़ भी एयरपोर्ट से ये मानो कि प्रधानमंत्री के काफिले के साथ आगे आगे चल रही है। प्रधानमंत्री उन्हें उनका एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम देख सकते हैं कैसे उनकी गाड़ी पर फूलों की वर्षा हो रही है और तमाम युवक जो है और हुबली के निवासी जो है सड़क के दोनों पार खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, जो जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, होसूर सर्कल और कोर्ट सर्कल, ये विशेष जगहें हैं जो हुबली की आर्थिक विकास दर्शाती है। कर्नाटक में हुबली में जो सुप्रीम कोर्ट बेंच का गठन हुआ था, उसके बाद हुबली के लोगों को यहाँ अपने केसेस या अपने मामलों को सुलझाने में आसानी हो गई। तो ये कोर्ट सर्कल के पास जो है हजारों की संख्या में वकील भी रहेंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि ये जो जनोत्सव है, युवकों के लिए जनोत्सव है और रैली ग्राउंड में कई युवक हैं जो देश के कोने कोने से, करीब 3-4 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। इसके अलावा कॉलेजेस से और उत्तर कर्नाटक की कई अलग अलग कॉलेजेस से युवक जो है रैली जहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा वहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अभी जो प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, रानी कित्तूर चेन्नम्मा सर्कल है, ये हुबली का मशहूर लैंडमार्क है। हालांकि कुछ समय पहले तक इसे ट्रैफिक आइलैंड भी कहा जाता था, लेकिन अब हुबली में कई जगहों पर फ्लाईओवर्स बन गए हैं, सड़कें बनी हैं। हुबली जो है कर्नाटक का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है और कित्तूर चेन्नम्मा सर्कल जो है हुबली की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजर रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अब रैली ग्राउंड की ओर बढ़ेंगे, जहां पर उनका भव्य स्वागत होगा। लालचंद, बिल्कुल, आपने जिक्र किया उत्तिष्ठ जागृत का। स्वामी विवेकानंद का ये अनमोल वचन है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी कि उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको नहीं। वही छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में भी
लोगों को दिखाई पड़ती है, जो उनकी लोकप्रियता की प्रमुख वजहों में से एक है आयशा, और उसी का प्रकटीकरण हम हुबली में भी देख रहे हैं इस समय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर हुआ है, और हम देख रहे हैं शैलेंद्र कि सभी वर्गों के लोग, महिलाओं की संख्या की बात करें, युवाओं की संख्या की बात करें, काफी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, युवाओं में भी गजब उत्साह प्रधानमंत्री को लेकर। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद, राष्ट्रीय वो युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, और आज का दिन हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए खास है। और ऐसे में आप इस रोड शो में सिर्फ युवा नहीं बल्कि हर आयु समूह के लोगों को देख रहे हैं, उनमें एक उत्साह है। और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप जिक्र भी कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की एक खास वजह भी ये मानी जाती है कि लगातार वो सक्रिय रहते हैं, देश हित में चिंतन करते रहते हैं, और तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे किस तरह से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिले उसकी चिंता करते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम तमाम रैलियों में, इस तरह के रोड शो में देखते हैं कि वंचित वर्ग से या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति वहां इन जनसभाओं में खड़े नजर आते हैं, प्रफुल्लित नजर आते हैं, उनके चेहरे पर वो खुशी नजर आती है जो अपने प्रधानमंत्री को नजदीक से देखकर हासिल होती है। तो निश्चित तौर पर वो हम दृश्य देखते हैं जब इस तरह के रोड शो में सड़कों के दोनों तरफ जो नजारा होता है, पुष्पवर्षा होती है, वो ये दिखाता है कि किस तरह से एक जननेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग अभिवादन करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, और अगर मौका मिलता है तो पुष्पवर्षा जिस तरह से हम देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर हम इस तरह जब रोड शो में तस्वीरें देखते हैं, सभी आयु उम्र के लोग हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे पता चलता है कि कितने लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये लोकप्रियता उनकी वर्षों की कठिन तपस्या, मेहनत का नतीजा है, जो उन्होंने देश की जनता के हितों की चिंता करते हुए की है। जी, और जो एक सूत्रवाक्य विवेकानंद का था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में उस तरह का सूत्रवाक्य दिया है शैलेंद्र, परिश्रम की पराकाष्ठा। प्राय प्रधानमंत्री अपने संबोधनों में इसका जिक्र करते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा, उसी का जिक्र आप कर रहे थे शैलेंद्र। निश्चित तौर पर, और परिश्रम की पराकाष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सूत्रवाक्य दिया बल्कि आप देखें कि उनके जीवन में वो दिखता भी है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने रास्त तौर पर बताया कि कर्नाटक के हुबली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का रोड शो, कामयाब रोड शो इस वक्त जारी है। हमने उस तस्वीरें आपको बताई। और भाई, रुख करते हैं कश्मीर की खबरों का। नीलग्राद के करीब सरबल इलाके में बर्फानी तोदा गिरा है, जिसमें 3 अफराद की हलाकत की खबर है। मेगा टनल में मजदूर के तौर पर काम करने वाले 2 अफराद उसके नीचे दब गए हैं, जिनमें से एक की लाश निकाल ली गई। पुलिस पार्टी सोनमर्ग मौके पर पहुंच गई है और तलाशी और बचाव ऑपरेशन जारी है। इस हादसे में हैदराबाद की इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जुजिला टनल पर काम कर रही है। बर्फानी तोदे की जगह से एक कारकुन की लाश निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। इलाके को साफ करने के लिए पुलिस, SDRF, आर्मी, बीकन और MEIL की टीमें मौजूद हैं। एम्बुलेंस और दीगर मेडिकल टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। जनरल मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मसाइल पर बयान दिया। उन्होंने कई सवालात के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि शिमाली सरहद पर सूरत-ए-हाल मुस्तहकम है, लेकिन गैर मुतवक्की भी है। 7 मुतनाज़ा मकामात में से 5 मकामात के मसाइल को सुलझा लिया गया है और दीगर मामलात पर बातचीत जारी है। LAC पर हमारी तैयारी आला मयारी और मुनासिब है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2021 में जो जंग बंदी हुई थी वो बिला रोक टोक जारी है। वादी में कुछ प्रॉक्सी तंजीमें हालात को खराब करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश हैं कि दहशतगर्दी को पूरी तरह से खत्म किया जाए और किसी हद तक दहशतगर्दी के वाकयात में कमी भी आई है।
seen number of profound changes. The security and the economic fallout of the Russia-Ukraine conflict is known to us. We also see, or we have seen, complex relations in the global scenario. The impact of COVID, we still feel the impact. In the immediate neighborhood, there are security challenges, and I don't have to elaborate on them. Last but not the least, what has come to the fore is the limitless potential of disruptive technologies. So in this backdrop, very briefly, if I were to summarize the situation along our borders, and I shall take the northern borders first, I would say the situation is stable and under control, yet unpredictable. You are aware of the talks, ongoing talks, wherein we have been able to resolve 5 out of the 7 issues that were on the table. And we are continuing to talk both at the diplomatic as well as the military level. In terms of our preparedness levels, they remain of a very high standard. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. You are also aware of the strategic reorientation or the rebalancing that we undertook some time back. I must mention that it is complete in every respect. As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I think the ceasefire understanding, which came about in February of 2021, that is holding well. The cross-border support to terrorism and the terrorist infrastructure, however, remains. In the hinterland itself, we have seen some of the proxy tanzeems which have been indulging in activities or acts purely with a view to gain visibility and remain in the news. But what is heartening is the reduction or marked reduction in violence parameters. जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक महकमे में TDL PDL मुलाजमीन ने पुलवामा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी धरना दिया। सर्कल पुलवामा के TDL PDL मुलाजमीन ने महकमे बिजली के आला अफसरान के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत ने उनकी मुतालबात को नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें PDC और रेगुलराइजेशन जैसे मुतालबात हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे हुकूमत उनकी मांगों को की तरफ तवज्जो नहीं दी तो वो आने वाली 20 तारीख से काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जूं की तूं रुकी पड़ी हुई है। मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूं कि जो चीफ ऑफिस हमारे हैं या MD साहब है, कम से कम 1 दर्जन लेटर्स उन्होंने निकाले हैं बाज़ाब्ता तौर हमारे रेगुलराइजेशन के हवाले से। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं तो पुलवामा सर्कल की मैं बात करता हूं, पुलवामा सर्कल में जो हमारे कागजात है वो जूं की तूं पड़े हुए हैं। हमने आज यहाँ पे एक दिन का 12 तारीख आज है, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी है। ये हम जो आला हुकाम है उनको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी जो रेगुलराइजेशन है, जो हमारी सीनियरिटी वगैरह है, उसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई तो हम बिल्कुल 20 जनवरी जो उसके बाद आने वाला वक्त होगा, हम बिल्कुल एक स्ट्राइक पे जाने वाले हैं जिसकी तमाम तर जिम्मेवारी पावर एडमिनिस्ट्रेशन पे आयद हो। तो अब इनका यही कहना है कि अगर 20 जनवरी तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 20 जनवरी के बाद ये पूरी तरह स्ट्राइक पे चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी जो अहदेदार है उन पे जिम्मेदार होगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। PDP ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में BPL जुमरे और पसमानदा तबके के लिए राशन में 75% कमी के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PDP के सीनियर लीडर इकबाल तरंबू ने कहा कि BPL जुमरे के लिए राशन में 75% की कमी और जम्मू कश्मीर के 40 लाख लोग जो NFSA के तहत मुतादिद स्कीमों के मुस्तफीद हैं, उन्हें शदीद सर्दियों के इस मुश्किल वक्त में भूख और इफलास का शिकार बनाता है।
इन 2-3 सालों में इसको सब्सटैंशियली रिड्यूस किया गया है। ये पहले 15 किलो पर हेड से 10 किलो पर हेड लाया गया और अब जो हमने ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखी, इससे अब ये 5 किलो पर हेड हो गया है। इन 15 किलो में कुछ केजीज फ्री थे ऑलरेडी और कुछ बहुत ही कम कीमत पर लोगों को मुहैया थे, 3 रुपया पर केजी, और हाईएस्ट रेट जो था वो 10 रुपया पर केजी जो है लोगों को मिलता था। 6 लाख लोग सिर्फ श्रीनगर सिटी के अंदर जिनको ये एंटाइटलमेंट थी, अगर हम सारे जम्मू कश्मीर का तखमीना लगाएंगे तो 40 लाख लोगों को ये राशन मिलता है। अब ये जो 5 किलो का राशन अभी जो हमने ये अखबार में पढ़ा ये मिल रहा है, ये 5 किलो का राशन जब कंज्यूमर को मिलता है, बेनिफिशियरी को मिलता है, तो 4 ही किलो मिलता है। आप इस ऑर्डर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी उस अखबार की हेडिंग के बरक्स ये कितना खतरनाक ऑर्डर है और किस तरह ये डिप्राइव 40 लाख लोगों को राशन से कर रहा है, जो अब इस विंटर में उनकी अशद जरूरत है। मसला ये है कि हर दिन हर रोज एक नया ऑर्डर जो एंटी पीपल और जो लोगों को मुश्किलात में डाल रहा है। आपको भी बताना चाहते हैं और अपने लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि दीज आर हार्ड। भारतीय खातून ने पाक हाई कमीशन के कुछ सीनियर अमले पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। खातून का कहना है कि उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था, इसने वीजे के लिए पाक हाई कमीशन से राब्ता किया था। खातून का इल्जाम है कि इस दौरान पाक हाई कमीशन के कुछ सीनियर मुलाजिमीन ने बदतमीजी की। रिकॉर्डिंग दिस कॉल। मैम, अगर आप बता सके एग्जैक्टली क्या हुआ था। सर, मैं पिछले साल मार्च में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी न्यू दिल्ली टू टेक वीज़ा टू विजिट पाकिस्तान। मेरे 2 पर्पस थे। मैं गुरुद्वारा साहिब जाना चाहती थी, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स देखना चाहती थी, एंड सेकेंडली एक लेक्चर था जो मैं वहाँ पे अटेंड करना डिलीवर करना चाहती थी। सो मैं गई तो उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला। 1 घंटे बाद मेरी जब टर्न आई तो वो वीज़ा ऑफिसर ने बोला कि इमरान खान की नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रही है, तो गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल, तो अभी जाना ठीक नहीं है, तो आप मई में दोबारा आइए आफ्टर ईद, तो उसके बाद हम आपको वीज़ा दे देंगे। तो मैं उठ के बाहर आ गई, तो आई वॉज नियर द गेट। जब वहाँ पे सामान रखना, अंदर कुछ ले जाना नहीं देते, तो वहाँ पे सामान पड़ा था, मैं उसको उठा रही थी, तो एक आदमी आया जो पहले सुबह भी मिले थे। वो मुझे कहते आपको वीज़ा मिल गया? तो मैंने बोला नहीं सर, वीज़ा मिला नहीं है। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। कहते आप मेरे पास आते तो मैंने दे देना था आपको। तो मैंने कहा आप अब दे दो अगर आप दे सकते हो तो। कहते हाँ मैं दे सकता हूँ, आप वहीं पर जाके वेट करो जहाँ पे पहले वेट कर रहे थे। तो मैं अंदर आगे एक लाउंज है, वहाँ पे बैठ के मैं वेट दोबारा किया। आधे घंटे बाद वो एक और रूम में ले गए, उधर बैठाया और उधर जनरल क्वेश्चंस पूछना शुरू हो गए। क्यों जाना चाहते हो, किसको मिलना है वहाँ पे, क्या करना है आपने, कितने दिनों का टूर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सिंस मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैं एनओसी लेकर गई थी अपनी सारी। हमारी एनओसी वैलिड होती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्वेश्चंस पूछते पूछते मुझे कहते इट वाज अराउंड 1:15 1:20, कहते 2 बजे आ जाएंगे ऑफिसर, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही है पाकिस्तान में, तो वो उनको अटेंड करनी बहुत जरूरी है। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं वेट करती थी, वो बातें करते करते ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आर यू मैरिड? आई सेड नो सर। तो आप फिर कैसे रहते हैं, आप जिंदगी कैसे काटते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप अपनी सेक्सुअल डिजायर्स के लिए क्या करते हैं? मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगना शुरू हुआ, लेकिन मुझे लगा कि जैसे परवर्ट होते हैं कोई, तो ही इज लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, और वो मुझे जनरल ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं इग्नोर करती की, बातें करती की, थोड़ा बहुत जितना भी कर सकती थी। करते करते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तो थोड़ा जैसे ज्यादा लंबा पकड़ते हैं ना वैसे पकड़ा। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा सर आप या तो उनको बुला दीजिए या मुझे जाने दीजिए। तो कहते नहीं आप वेट करो, वो अभी आ रहे हैं। तो फिर बैठा लिया। फिर मुझे बताना शुरू हो गया कि मुस्लिम्स में तो हमारे पास एक कोई सेक्ट होता है, मुझे नाम भूल गया उसका, ही टोल्ड मी अबाउट सम काइंड ऑफ अ सेक्ट, जो कि वॉर से वापस आते हैं
तो दे मैरी फॉर ओनली अ कपल ऑफ आवर्स, 2 घंटे के लिए। वो इसी काम के लिए होता है कि वन कैन फुलफिल डिजायर्स। आपके क्या रिलीजन में अलाउड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? क्या आपके रिलीजन में अलाउड है एक से ज्यादा शादी? हमारे तो बड़ा इजी है, हम तो 4 कर सकते हैं। द फीमेल कैन नॉट डू इट, बट हम कर सकते हैं। ऐसे वो बोलते गए। मैं चुप करके टॉलरेट कर रही थी, क्योंकि दूर बैठे थे, मुझे कुछ कह नहीं रहे थे। आई वॉज टॉलरेटिंग। मैं वेट कर रही थी वीजा के लिए, क्योंकि मैं तो वीजा लेना था, मेरे का ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा नहीं था। तो करते करते ही अगेन हेल्ड माई हैंड, दैट इज व्हेन आई गॉट अप। मैंने कहा सर आई वांट टू लीव, और एकदम से वो भी उठ के कमरे से बाहर चले गए। इससे पहले उन्होंने खालिस्तान के ऊपर भी बातें की, नवजोत सिंह सिद्धू पे भी बातें की, उन्होंने काफी ज्यादा डिस्कशन की, जेनेरिक जैसे जेनेरिक डिस्कशन होती है अबाउट ऑपरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन द माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो मैंने उसका भी जवाब दिया। कहते आप लोगों को तो खालिस्तान चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, हम तो इंडियन है, वी आर वेरी हैप्पी एज एन इंडियन। कहते लेकिन आप ऑप्रेस तो हो ना। मैंने कहा नहीं सर, हम ऑप्रेस नहीं है, हम तो जो मर्जी करें अपनी मर्जी से। मुझे तो कभी ऐसा कुछ लगा ही नहीं। कहते आपको खालिस्तान नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमने तो कभी बोला ही नहीं। मैंने कहा ये आपके दिमाग में चलता है। कहते आप देखना, खालिस्तान आपका कश्मीर इशू के रिजॉल्व होने से पहले बन जाएगा। तो हमारा बंदा तो आपने हरा दिया। वो नवजोत सिंह सिद्धू, तब इलेक्शंस हुए थे तो ही हैड लॉस्ट, तो उसको बोलते कहते हमारा बंदा तो आपने हरा दिया यहाँ पे, नहीं तो वो बन जाता तो फिर इजी हो जाना था काम। तो ऐसे करते करते बातें, तो फिर वो जब उसने दूसरी बार हाथ पकड़ा और मैं खड़ी हो गई, तो वो भी निकल गया कमरे से बाहर। फिर एक और आदमी आया जो ज्यादा जैसे सोफिस्टिकेटेड पॉलिश्ड होता है, ही वॉज वेयरिंग अ बिजनेस सूट। तो वो आके बैठ गए, उन्होंने भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे। उनका नाम है ताहिर अब्बास, ये जो पहले थे उनका नाम है आसिफ। तो उन्होंने भी ऐसी डिस्कशन शुरू कर दी, लेकिन वो बड़े पोलाइट तरीके से की। इसका तरीका और था, उनका तरीका और था। तो वो बड़े पोलाइट तरीके से उन्होंने डिस्कशन की एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी सिमिलर क्वेश्चन। तो अगर आपको घर में प्रॉब्लम आती है, लाइक ऐसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि मेरे को ये लगना शुरू हो गया कि जैसे किसी की शादी ना हो तो पता नहीं क्या दुनिया खत्म हो जाए उसकी। तो करते करते फिर मुझे कहते ये आप जो फास्ट गर्ल्स होती है ना इंडिया की, प्रॉब्लम यही है इन लोगों की, दैट यू पीपल थिंक कि यू कैन लिव विदाउट अ मैन। तो मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली, मैं तो वीजा की वेट करी थी। एंड मैं मुझे कहते मैं वीजा आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपको स्पॉन्सरशिप मेरे से लेनी पड़ेगी, जो आप लेकर आए हो स्पॉन्सरशिप उससे नहीं आपको मिलेगा। मैंने कहा क्यों? वो तो एक यूनिवर्सिटी का बंदा है जिसने मुझे स्पॉन्सर किया, ही इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड, मेरे एजुकेशन के फील्ड के है। तो कहते नहीं, मैं आपको स्पॉन्सरशिप दूंगा तो आपको मिलेगा। तो मैंने कहा सर मैं आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं लेना चाहती। कहते आप क्या फर्क पड़ेगा, बैकएंड पे फाइल में क्या लिखा है किसी को क्या पता, आप मेरी स्पॉन्सरशिप ले लो। मैंने कहा नहीं सर, मैं अपना नाम किसी भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकती, आप मुझे जो स्पॉन्सरशिप आई है उससे लेके दो मुझे। कहते नहीं उससे नहीं। मैं कहा नहीं सर। कहते फिर नहीं आपको मिल सकता। मैंने कहा ठीक है। मैं खड़ी हो गई और मैं बाहर आ गई एम्बेसी से। इस बात को मैं भूल भी गई क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, अंदर तो फोन भी, स्मार्ट वॉच भी नहीं लेके जाने देते। तो आई केप्ट साइलेंट। 1 महीने बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, तो उस पे वो मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको भेजे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया कि आप आए नहीं दोबारा, हम आपको हैंडसमली पे करेंगे रिम्यूनरेशन दैट यू राइट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस एंड दैट। ऐसे वो चीजें उन्होंने मुझे मैसेजेस करना शुरू किए। वो मैसेज करें साथ में डिलीट कर दें। फिर मुझे समझ आई कि ये कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स लेने शुरू किए। देन आई एक्सपोर्टेड द एंटायर चैट। उसके बाद वो चैट में अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो पहले बहुत जैसे देसी लैंग्वेज होती है, उसके बाद एकदम से सोफिस्टिकेटेड हो गई इंग्लिश की। सो मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों इकट्ठे ही थे जब वो चैट कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने ये सारा निकाल के, तो मैंने इनका ही जो ग्रीवियंस पोर्टल है उसके ऊपर कंप्लेंट की। उससे पहले मुझे फोन भी आया जो ताहिर अब्बास का था, उसका फोन आया एंड ही डायरेक्टली सेड कि वो भी चैट में रिकॉर्डेड है जो मैं आपको भेजा, कि आप मेरे शहर में आए हैं, आओ मैं आपको डिनर पे होस्ट करूंगा, आई विल ऑफर डिनर। आई रिफ्यूज्ड डायरेक्टली, सर आई डोंट वांट टू हैव डिनर, आप मुझे वीजा का बता दीजिए, अगर है पॉसिबिलिटी तो मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। तो देन ही सेड एज आई सेड अर्लियर यू कैन कम एंड मैं आपको स्पॉन्सर करूंगा। तो मुझे वीजा ऑफिसर को कहना पड़ेगा कि मैं इनको जानता हूँ, तो जानने के लिए व्हाई डोंट यू कम ओवर, यू स्टे ओवरनाइट एंड देन नेक्स्ट डे वी शैल ग्रांट वीजा। तब मुझे समझ लगी कि ये डायरेक्ट ऑफर है कि आप आइए मेरे साथ रात बिताइए और अगले दिन मैं आपको वीजा दूंगा। मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने ये सारी की सारी प्रूफ निकाल के तो इनके ही ग्रीवेंस पोर्टल पे मैंने कंप्लेंट की कि आपके जो लोग हैं स्टाफ, उन्होंने ऐसे बिहेव किया।
आई थॉट दिस कंप्लेंट वुड गो टू हाई कमिश्नर पाकिस्तान, तो वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे, वो चुप रहे, मुझे कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान को भेजी, बिलावल भुट्टो को किया टैग ट्विटर हैंडल पे। देन आई इवन सेंट अ कंप्लेंट टू MEA इन इंडिया, मैंने डॉक्टर जयशंकर को किया, फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया को किया, फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने NIA को भी किया, NIA ने मेरे से सारा रिकॉर्ड ले लिया। वो मुझे कहते हैं आप रिकॉर्ड भेज दो, बट वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, क्योंकि ये हमारा चार्टर नहीं है। उनको किया। उसके बाद मेरे को लास्ट जब कोई रिजॉर्ट नहीं मिला, फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे कंप्लेंट की। तो वहां से मुझे मैसेज आया, मतलब जो रिजॉल्व होने के बाद 6 मंथ के बाद आया, द कंप्लेंट हैज बीन नोटेड। तो आई गॉट अ लिटिल एंग्री कि 1 साल से मैं हर दरवाजे पे आई एम ट्राइंग टू नॉक एंड आई एम ट्राइंग टू सीक रिड्रेसल एंड दे सेड इट्स नोटेड। ये क्या जवाब हुआ? तो फिर मैंने अपील फाइल की, वो अपील में भी यही जवाब आ गया कि इट इज नोटेड। बस ये हुआ है सारा। तो ऑफिशियली अभी तक कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई है? आपने पुलिस को भी अप्रोच करा यहाँ पे दिल्ली में? हाँ जी, रजिस्टर तो हुई है, लेकिन उनका मतलब कोई निकला नहीं कुछ। उसमें से जवाब प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से यही आया, द कंप्लेंट हैज बीन टेकन नोट ऑफ बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर, बस। ओके, कोई पुलिस कंप्लेंट भी हुई है इसमें? नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं की। इनके पास इम्यूनिटी होती है उसका, तो मुझे कोई फायदा नहीं था कंप्लेंट करने का।